बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 17 रुकनी काबीना ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया और अब हुकूमत जो है वो अवामी मसाइल हल करने जा रही है, IMF के साथ बात करने जा रही है और फिर मुफाहमत की सियासत या मज़ामत की सियासत का सामना करने जा रही है। ये सामना किस तरह होगा? अगर हम थोड़ी सी तारीख पर नज़र दौड़ाएँ तो 2008 से लेके अब तक 5 हुकूमतें जो हैं इस मुल्क पर राज कर चुकी हैं, इस मुल्क की आवाम पर जो है हुक्मरानी कर चुकी हैं। ज़रा उनकी काबीना का जायज़ा लेते हैं कि किस हुकूमत की कितनी काबीना थी और उसने क्या अवामी मसाइल हल किए, कितना बोझ उठाया कर्ज़ों का और कितना जो है अवाम उससे खुश थी। थोड़ा सा काबीना का अगर जायज़ा लें तो आपको बताएं कि 2008 से लेकर 2013 तक काबीना थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हुकूमत थी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे आसिफ अली जरदारी साहब। तो काबीना उनकी थी 60 अरकान पर मुश्तमिल, 60 वज़ीर थे जिसमें 38 फेडरल मिनिस्टर थे, 18 MOS से मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और 2 जो है वो एडवाइज़र टू PM और 2 जो है वो स्पेशल एडवाइज़र थे वज़ीर आज़म के। 60 रुकनी काबीना थी। आवाम के मसाइल हल हुए नहीं हुए ये आपके सामने है। और फिर हम अगर बात करें 2013 से 2018 तक की, तो काबीना थी मुस्लिम लीग नून की, वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब और उनकी काबीना थी 59 लोग थे उनकी काबीना में, वज़ीर थे जिनमें 32 फेडरल मिनिस्टर थे, 15 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और 4 एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर और 8 जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे। 59 रुकनी काबीना ने क्या मसाइल हल किए, कितना बोझ जो है अवाम पर डाला और कितना बोझ खुद बर्दाश्त किया, IMF के साथ क्या डील थी आपके सामने है। और फिर नवाज शरीफ साहब को जो है बिल आखिर घर जाना पड़ा कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, घर चले गए, मुकदमात का सामना करना पड़ा, नैब का सामना करना पड़ा और फिर बाकी जो चीज़ें थीं वो आपके सामने थीं। फिर हुकूमत आती है 2018 से 2022 तक की। अगर हम जायज़ा लें तो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की और वज़ीर आज़म थे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब। इस काबीना ने 52 वज़ीर रखे, 52 रुकनी काबीना थी और इसमें अगर हम देखें तो 25 फेडरल मिनिस्टर थे, 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, 4 एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे और 19 स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में कैसे आई, किस तरह हुकूमत बनाई गई? इससे पहले धरने थे और फिर इसके बाद जो है जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इस 52 रुकनी जो काबीना ने जब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म पर के ख़िलाफ़ तहरीक में एतमाद आई तो उस वक़्त लोग कानों को हाथ लगा रहे थे कि इतनी महंगाई थी, इतने मसाइल थे, लेकिन खुशकिस्मती तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की कि उनके खिलाफ तहरीक में एतमाद आ गई और उन्हें घर जाना पड़ा। और फिर उनका जो बयानिया है, फिर सानिया 9 मई है, फिर नैब के मुकदमात हैं वो भी आपके सामने। और अब भी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इलेक्शन जीत कर भी इलेक्शन पार्लियामेंट में आने के बाद भी सड़कों पर हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हंगामा राई की जा रही है और शोर शराबा किया जा रहा है, लेकिन अब भी उन्हें जो है वो कहते हैं कि हमें इंसाफ की तलाश है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर आती है बारी इस मुल्क की PDM की हुकूमत की, जो 16 माह रही। इस हुकूमत ने 70 वज़ीर रखे। आप अंदाज़ा लगा लें कि 16 माह की हुकूमत, ज़ाहिर बात है जब कोलिशन, जितना बड़ा कोलिशन होगा, जितनी बड़ी सियासी जमातें उस हुकूमत में शामिल होंगी, उतनी ही काबीना होगी और हर पार्टी अपना शेयर मांगेगी। तो इस हुकूमत को 70 वज़ीर रखने पड़े, 70 रुकनी काबीना थी। इसमें अगर हम जायज़ा लें तो 34 फेडरल मिनिस्टर थे। नाज़रीन, 34 फेडरल मिनिस्टर थे, 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, 4 एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे और 25 स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे। 70 रुकनी काबीना ने क्या जो है वो अवामी मसाइल हल किए नहीं किए ये भी आपके सामने। और कहा जाता है कि PDM के दौर में महंगाई अरूज पर थी। PDM हुकूमत का कहना था कि ये हमें विरसे में मिला है और तहरीक इंसाफ के छोड़े हुए जो मसाइल थे उसको हमने हल करना था। और फिर IMF का जो बोझ है, फिर IMF के शराइ जो हैं उनके साथ जो है वो सारा कुछ हमने करना पड़ा। और अब बारी आती है 2024 की हुकूमत की और ये हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, लेकिन पीपल्स पार्टी उनके साथ है। पीपल्स पार्टी के पास सदारती ओहदा भी है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, हलफ लिया। आज काबीना से भी अपना उन्होंने हलफ लिया और इसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो इस
इस काबीना के साथ 17 रुकनी काबीना ने आज अपने ओहदों का हलफ उठाया है। देखना ये है कि क्या ये काबीना अवामी मसाइल हल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और हम देखते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी है इस हुकूमत के पास। पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी के साथ तकरीबन जो है वो मरीम नवाज़ की हुकूमत है, और इसी तरह सिंध में पीपल पार्टी की, बलोचिस्तान में जो है मजबूत गवर्नमेंट है। देखना ये है कि ये हुकूमतें अवामी मसाइल किस तरह हल कर सकती हैं और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के साथ, हम बात करेंगे पीपल पार्टी के साथ, और हम आपको बताएंगे कि सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर किस तरह इस मुल्क की आवाम के मसाइल हल कर सकती हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो फिर से शुरू हो गया है। सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है। कल कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। असम्बली में तो एहतजाज जारी था, लेकिन अब सड़कों पर भी एहतजाज हो रहा है। और असम्बलियों में क्या किरदार अदा करेगी तहरीक इंसाफ, और सड़कों पर जो है वो कैसे इंसाफ लेगी तहरीक इंसाफ, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया शुएब शाहीन साहब ने। उनसे बात करते हैं। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा, कल आपका एक भरपूर किस्म का एहतजाज आपने जो है वो किया, कितने लोग निकले सड़कों पर? ये सारा कुछ जो है वो धांधली का जो इल्ज़ाम है या जो इंसाफ है वो सड़कों से मिलेगा, या इदारे आपको इंसाफ देंगे? देखिए, इदारे किस इदारे की बात करें? एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, या करप्ट ब्यूरोक्रेसी की बात करें, या वो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी बात करें, बाकी, और या कंप्रोमाइज जजेस की बात करें, इनसे तो हमें इंसाफ की तवक्को इनमें से किसी से भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम कानूनी तरीक़ाकार ज़रूर अडॉप्ट कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, हमने हर चीज़ की तैयारी कर रखी है। मगर आप मुझे ये बता दें, देखें, ये जिस तरह डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत है, आज जो भी मिनिस्टर बने आप देख लें, या वो केयरटेकर्स, या वो लोग जो हारे हुए लोग हैं, MNAs जो हैं, और उन्होंने जिस अंदाज से कठपुतली लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है, रिजेक्टेड लोगों को हमारे सरों पे, तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। देखें, हमने पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे भी एहतजाज करेंगे, हमें धरना देना पड़ा वो भी करेंगे। हर वो आईनी और कानूनी रास्ता हम अडॉप्ट करेंगे जिसके लिए हमें कानून और आइन इजाज़त देता है। कल हमने इतना पुरअमन एहतजाज किया। कल आपको पता है 2 एहतजाज थे, एक था जमात इस्लामी का और वो डी चौक पे था, एम्बेसी रोड पे था, जिसको आप रेड जोन कह सकते हैं। हम थे प्रेस क्लब के सामने, हमारा हजारों की तादाद में लोग निकले, बहुत बड़ा जुलूस था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हमने एक गमला नहीं तोड़ा, एक गमला ना टूटा, लेकिन उसके बावजूद मेरे खिलाफ समेत सबके खिलाफ पर्चे हो गए। हफ्ता 10 दिन पहले भी हमने एहतजाज किया था, उस पर भी FIR कट गई। और इसी तरह कल देखें, सरदार लतीफ खोसा साहब गवर्नर, हमारा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ FIR काट दी, उसको बंद कर दिया। सलमान अकरम राजा के खिलाफ FIR काट दी, उसको बंद कर दिया। क्या इन हरकंडों से या इन हरकतों से वो ये समझते हैं कि वो तहरीक को दबा लेंगे? क्या वो ये समझते हैं कि इस तरह जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल कायम करके, जो माजी करीब में उन्होंने देख नहीं लिया 9 मई के बाद, या पिछले साल 25 मार्च के बाद, 25 मई के बाद, तो जो कुछ उन्होंने किया है उसका सिला उनको मिल चुका है। मेरा ख्याल है आप भी होश के नाफ लेने चाहिए, हमारे मुल्क के मुख्तदर तबकों को, हमारी पुलिस को। शुएब साहब, बात सर ये है, बात सिर्फ इतनी है शुएब साहब कि आप एक तरफ तो इंसाफ मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें जो है वो इंसाफ के लिए तमाम जो है वो तमाम इक़दाम किए जाएंगे, तमाम डोर नॉक किए जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि आपको इत्मीनान है इलेक्शन कमीशन पे, ना आपको इत्मीनान है अदलिया पे, ना आपको इत्मीनान है किसी और इदारे पे, तो फिर इंसाफ कौन देगा आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंसाफ तो हम हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम के जोर से, और अवाम ऑलरेडी फैसला दे चुकी है। मुझे मेरे वाले हल्के में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। मैं जीता, मैं लिए हैं वोट 1,05,000। ये जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी, ये मेरी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ ये रेड जोन भी शामिल है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंसी, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, ये वाला एरिया है, और आगे देहात भी बहुत बड़ा शामिल है। इसमें पार्लियामेंट के सारे मुलाजिमीन, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंसी के, और जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले लोग हैं, उन सब का वोट था, जो कि पोलिंग स्टेशन बना प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। आपको पता है वहां बहुत बड़ी मैं लीड से जीता हूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से। अच्छा, इसको भी छोड़ दें,
पूरे इस्लामाबाद के तमाम यूनियन काउंसिल से मैं जीत रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे वाले हल्के में थी। मैंने 1,05,000 वोट लिया, मुखालिफ ने 50,000 वोट लिया, उसको जिता दिया, मुझे हरा दिया। अब आप 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया कि फॉर्म 48 जारी ना करें, यानी कंसोलिडेशन ना करें, फर्दर प्रोसीड ना करें। रिटर्निंग अफसर ने लिख के दे दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड, क्योंकि वो इन दी प्रेजेंस होता है। 11 को ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया मेरे मुखालिफ का, जबकि फॉर्म 48 49 12 तारीख को बन रहा है। यानी फ्रॉड इतने बड़े हो चुके हैं, ना इलेक्शन कमीशन देख रहा है, ना रिटर्निंग अफसर देख रहा है, और बेईमानी इस अंदाज से और इस भोंडे अंदाज से हो रही है, जो टेम्परिंग है, जो रिकॉर्ड की टेम्परिंग है, फोर्जरी है, वो सब कुछ हम देख चुके हैं, वो सब हमारे पास है, एविडेंस मौजूद है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इदारे जिनका काम है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना, वो मुझे बताएं रात को 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए, रात के 3 बजे वापस आए। लेकिन फिर भी देखे ना, फिर भी सुबह के 4 बजे तक हम जीत जो भी तनाज़ा होता है, सुबह हरा दिया। शुएब साहब, जो भी तनाज़ा होता है, जो भी डिस्प्यूट होता है, आपके पास फॉर्म 45 है और एक फॉर्म 45 जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। अगर उसमें कोई डिफरेंस है, अगर उसमें कोई फ़र्क है, तो जारी बात है कोई फोरम होगा ना उसका कोई हल निकालने के लिए, कोई उसकी हेयरिंग होगी, कोई किसी जगह पे आप लोग जाएंगे। पार्लियामेंट का फोरम आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आप रोड पे भी आ रहे हैं। जारी बात है, आप रोड पे आएंगे, जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे, तो नेचुरली मेरा राइट जो है वो डिस्टर्ब होगा ना, मैं डिस्टर्ब होऊंगा। मैं अगर रोड पे जा रहा हूँ या कोई और भी आपकी फैमिली जा रही है रोड पे, तो जारी बात है वो हो गया ना डिस्टर्ब। देखें, ये किसने कहा है कि आपको हम डिस्टर्ब करेंगे? हम आपको डिस्टर्ब किए बगैर, हमारा हक है आईनी और कानूनी तरीके से एहतजाज करना, वो हमने किया है। ना हमने रोड ब्लॉक किए, ना हमने किसी के रास्ते में रुकावट डाली है, ना किसी को पत्थर मारा है, ना किसी के साथ जुल्म ज्यादती की है। इसलिए हमारे आईनी हक को अगर कोई रोकने की कोशिश करता है, पर्चे करता है, तो दैट इज रॉन्ग, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आप कहते हो कि कोई फोरम में जाएंगे। फोरम तो इलेक्शन कमीशन था, सबसे पहला फोरम तो रिटर्निंग अफसर था। रिटर्निंग अफसर अगर करप्ट है, बेईमान है, अगर वो फोर्जरी कर रहा है, खुद मुलव्वस है उस फोर्जरी में, चले वो उस इदारे को हमने खत्म कर दिया। दूसरा फोरम कौन सा था? इलेक्शन कमीशन था। उस फोरम के पास गए, उस फोरम ने क्या किया हमारे साथ? अपने ही आर्डर के खिलाफ आर्डर पास कर दिया। उनके पास फॉर्म 48 49 पहुंच रहा है 12 को, वो नोटिफिकेशन कर रहे हैं 11 तारीख को। अब उसका इदारे की करप्शन आपके सामने और जराइम सामने आ गए। अब हम चलते हैं आगे अदलिया में। इसी अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट, मुझे बता दें, हमने कहा ये रिटर्निंग अफसर हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, ये हमारे खिलाफ हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये करप्ट हैं, ऑलरेडी हमारे खिलाफ गलत आर्डर पास कर चुके हैं 3 MPO के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये फरिश्ते नहीं के जरिए कराओ। फिर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सिंबल का निशान हमारा जो था उसको छीन लिया और उठा करके फेंक दिया। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उससे ज्यादा ओवर एंड अबव हो गया, वो ज्यादा पावरफुल हो गया। मान लेते हैं ये नाइंसाफी भी आपने हमारे साथ करके देख ली। अब हम दोबारा जा रहे हैं, हम अदालतों को ये नहीं है कि हमने छोड़ दिया है, हम फिर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) में, कल जा रहे हैं, और हमें ये यकीन है कि अब हमें इंसाफ मिलेगा। और इसी तरह हम अगर सुप्रीम कोर्ट से ना मिला तो हमारे पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रास्ता भी है। मगर हम कोई भी लीगल फोरम छोड़ नहीं रहे, लेकिन जो फोर्जरी, जो जराइम सामने आ चुके हैं, उसके लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए कागज काफी है। मैं आपको आर्बिट्रेटर बना दूं, जज बना दूं कि आप बैठ के फैसला कर लें, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। तो लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप ऑनेस्ट हों, आपने वाकई इंसाफ करने की नीयत से बैठे हों। तो कोई 1 घंटे का काम है। देखें, इसके ऊपर आपके फाफन, पटन ने, पिलडॉट ने, कौन सा इदारा है जिसने कहा है कि इलेक्शन फ्री फेयर हुए? किस इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि ये दुरुस्त सर 1977 से लेके अब तक जो है वो कितने इलेक्शन जो है वो शफाफ हुए हैं? कितने इलेक्शन पर जो है वो सवाल नहीं उठे? और कितने इलेक्शन जो हारने वाली पार्टी स्पेशली कितने पार्टियां थी जिन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक रिजल्ट है, हम तस्लीम करते हैं? ये तो शुरू से आ रहा है ऐसे सर। नहीं बलोच साहब, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि एहतजाज करना, ये कहना कि जी ये फ्री फेयर नहीं हुए, मान लेते हैं कि कई नहीं हुए होंगे, मगर मुझे सिर्फ ये बता दें 77 में सिर्फ 10 या 12 हल्के गलत हुए थे, उसका अंजाम क्या बना? दूसरी बात मुझे बता दें, 2018 की भी बात करते हैं, 18 में 2017 का ये इलेक्शन एक्ट है ना 2017, कितने लोग फॉर्म 45 लेकर आए थे?
किसी के पास भी नहीं था। आज हम फॉर्म 45 लेके, जो कि रिजल्ट कहलाता है, सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 95 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, कि ये रिजल्ट है, बाकी सिर्फ कंपाइलेशन या स्टेटमेंट होती है। आप इसके ऊपर, जब जैसे मेरा हल्का है 387, 3000 मुख्तलिफ अशखास के फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत हैं, जिसको आप रिजल्ट कहते हैं। वेयर एज जो फॉर्म 47, 48 होता है, उसके ऊपर सिर्फ एक रिटर्निंग अफसर, वो अगर उसको अपने साथ मिला ले करप्शन के जरिए या प्रेशर के जरिए, वो अगले दिन सारा का सारा आपको खराब कर देगा इलेक्शन रिजल्ट। मुझे बताएं, 70 अरब रुपए लगा के अगर आपने इलेक्शन कराया है, तो फिर कराने की जरूरत ही क्यों थी? अगर आपने इसी तरह करना था, नॉमिनीज बिठाने थे, या कठपुतलियां बिठानी थी, या ठगू को बिठाना था, और अगर आपने इलेक्शन कराया है, तो फिर मुझे बताएं, आप सिर्फ एक 20 रुपए का बॉल पॉइंट लिया, आपने उठा करके उसके टेम्परिंग करके अपनी मर्जी का रिजल्ट बना लिया। अगर देखें, लोगों के एहसासात, जज्बात, लोगों की फीलिंग्स, तवक्कुआत होती हैं। एक वोट नहीं होता, उस लोगों की फीलिंग्स होती हैं। आपने उनका कत्ल किया है। ये नहीं हो सकता कि इस तरीके से आप एक बात करें कि नहीं जनाब, बस हमने कठपुतलियां या जो रिजेक्टेड लोगों को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया। कौन मानेगा? मुझे बताएं, किस? पूरा इस्लामाबाद गवाह है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया था। मेरा तो शहर का हल्का है ना, शहर प्लस रियाद, तो शहर के इस हल्के में पूरे मीडिया हाउसेज हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ था, रेड जोन यहाँ है, पूरे इलाके के लोगों को पता है, शहर के हर सेक्टर के हर पोलिंग एजेंट को इनके और हमारे पता है। हजारों की तादाद में हमारी लीड थी, हर देहात से हम जीते हैं, हर यूनियन काउंसिल से हम जीते हैं। मुझे बता देना कि किस यूनियन काउंसिल से वो जीता है, चलें किस ठीक है। से अगला बंदा कहता है कि मैं जीता हुआ हूँ। शर्म और हया खत्म हो गई। अफसोस से कहना पड़ता है, जिस मुआशरे की अखलाकियात तबाह हो जाती है। यानी आप ये लोगों को सिखाना चाहते हैं कि कोई भी बेनिफिट हासिल करने के लिए लोगों के वोट के साथ आप चोरी करें, आप डाकाजनी करें, आप मुनाफत करें, आप दो नंबरी सर करें। माफ कीजिएगा शुएब साहब, माफ कीजिएगा, ये भी तो ना आइन में लिखा है ना कानून में लिखा है कि आप जो है बगैर किसी सबूत के किसी को चोर कहें, किसी को डाकू कहें, ना उसकी कोई इज्जत करें, ना कोई प्राइम मिनिस्टर की इज्जत है, ना किसी अदलिया की इज्जत है, तो फिर ये भी तो रवैया ठीक नहीं है सर। देखिए बलोच साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर मैं बगैर सबूत के कर रहा हूँ ना, तो मेरी बात टोटल गलत है जी, और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर मेरे पास सबूत है, मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको पहुंचा देता हूं, आप उसको देख लें। मुझे बताएं, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ड्यूली साइन थंब इंप्रेशन वाला, एक टेम्पर्ड है। कोई दुनिया का शख्स उठा दे, टेम्पर्ड वाला एक्सेप्ट होगा या ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा, जिसके अंदर कोई कटिंग नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म है। नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे बता दें, फॉर्म 48, 49 के बगैर नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है? कंसोलिडेशन हुई नहीं, नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है? इनहेरेंट गलती है। उसको तो सिर्फ रेलिवेंट रिकॉर्ड की बुनियाद पर आप 1 घंटे के नोटिस पे उसको आप उड़ा सकते हैं, उनके नोटिफिकेशन को। मगर किसको बोले, किसको कहें, कहां से इंसाफ मांगे? अगर हमने इस तरह इनको मुसल्लत करना था, तो फिर हमने अंग्रेजों से गुलामी से क्यों निजात हासिल की थी? 2018 का अंग्रेज से कम हमारे दरमियान तो इंसाफ करते थे ना। हमने अगर काले अंग्रेजों के जरिए ही अपने ऊपर इनको मुसल्लत करना है, जो यहाँ का पैसा चोरी करके कभी एवनफील्ड अपार्टमेंट ले जाएं, कभी सिरे माल ले जाएं, कभी लंदन के अपार्टमेंट्स बनाएं। लेकिन बात यह है कि अगर ये जायज तरीके से आते हैं, अलग बात है। आज भी वो वहां से अपना इन्वेस्टमेंट सारा पैसा ले आए, तो ये 50 रुपए का डॉलर हो जाएगा। हम ये जो तबाही देख रहे हैं अपने मुल्क के 25 करोड़ आवाम के लोगों के चेहरों के ऊपर, जो आज मायूसी है, जो आज आपका 15 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के जा चुका है, आज आपकी जो कैपिटल फ्लाइट है दुबई की तारीख में 1.5 साल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने की है। अगर ये हमारे मुल्क की हालत है, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर हमारे ये लोग जो हमारे साथ लॉयल और सिंसियर नहीं है, उनको अगर हमने अपने सरों पर मुसल्लत करना है, और इस तरीके से हमने उन लोगों को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर मुसल्लत करना है, या हमारे इदारों ने मुसल्लत करना है, या अदलिया ने उन माफियाज को प्रोटेक्शन देनी है। तो सर आपको याद है कि तरीके इंसाफ किस तरह आई थी? सर आपको याद है कि तरीके इंसाफ किस तरह आई थी 2018 में? इलेक्शन जीत के आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आ जाए ना, आप लाएं कोई एक, मैंने कहा था ना, कोई एक हल्के का। हमने आज आपको बता दूं, मैंने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की, हमें कहा गया कि जनाब आपका तो फिर केपीके का रिजल्ट जो है वो मशकूक है। मैंने कहा यस, आप कहते हो ना मशकूक है, हम केपीके के तमाम हल्के खोलने को तैयार हैं। हमने कभी इनकार नहीं किया, मैंने यही आपको बताया। मैंने कहा कि फॉर्म 45 कितने लाए थे ये लोग 6 दफा इन्होंने एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद में आए थे। इल्जाम लगाना आसान है,
साबित करना मुश्किल होता चलें है। सर, बहुत हमारे शुक्रिया अगर जान उतारे शुएब ना साहब, तो शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे शुएब शाहीन साहब जो तहरीक इंसाफ के मतलब बता रहे थे कि हम तो हर फोरम का जो है वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा सड़कों पर, इसलिए जा रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा। देखते हैं कि इंसाफ कहाँ से मिलता है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो किस हद तक मुस्तहकम है, किस हद तक इससे काम आ रहा है सियासत में, और जो माशी मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं हुकूमत को, वो किस तरह जो है वो उस पर काबू पाया जाएगा। रमज़ान शरीफ भी शुरू होने वाला है, ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, तो महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो नज़र आ रहा है हमें। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर परवशा ने। उनसे बात करेंगे, पीपल्स पार्टी से इनका तल्लुक़ है। मैडम बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। बताइएगा, आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जो है बाकायदा अपने ओहदे का चार्ज संभाल के काम शुरू कर दिया है, काबीना ने भी अपना हलफ उठा लिया है। अब कोई वजह नहीं रही कि एक इस्तेकाम जो है वो सियासत में आए, मुल्क में एक इस्तेकाम आए, क्योंकि बड़ा फ्री हैंड है आपके पास, आप साथ हैं नून लीग की गवर्नमेंट के साथ। तो किस तरह ये सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से चलेगा कि अवाम के मसाइल भी हल हों? जो नारा है पीपल पार्टी का कि रोटी कपड़ा और मकान, वो भी जो है उसको शामिल किया जाए। देखिए, वो नारा तो ज्यादा सिंध में चलेगा, क्योंकि इस वक्त हमारी हुकूमत तो सिंध पे है। हम वो के यहाँ इत्तेहादी जरूर है, लेकिन चूंकि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, लिहाजा सबसे पहले तो उनकी जो काबीना है और उनके जो वजीर खजाना होंगे, उनके ऊपर उनके कंधे पे जिम्मेदारी होगी कि वो इस मुश्किल जो है हालात से किस तरीके से कौम को बाहर निकालते हैं। हमारा रोल अभी तक जो है वो उनको उनकी मुआवनत और मशावरत अगर वो चाहते हैं तो वो होगी, लेकिन जाहिर है चूंकि इस कश्ती के कप्तान मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि वो ऐसे इक़दाम करेंगे कि कौम जो है इस मुश्किल हालात से बाहर निकले। क्योंकि तो राय नहीं, इस वक्त हालात बहुत मुश्किल है। जैसे ही रमजान की आमद जो है हो ही गई है तकरीबन, तो कीमतों को पर लग गए हैं और लोगों की जो है वो जेब पर भारी पड़ रही है। जैसे जैसे IMF के कदमों की चाप करीब आएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, और ये बात एक हकीकत है कि हमें सब मुश्किल में है। तो अब देखते हैं कौन पाकि वज़ीर खजाना होता है और उनके पास कौन सी ऐसे मामलात और उनके पास गोल हैं कि वो IMF के सामने, IMF के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुआहदे किए हैं। IMF के सामने जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए और बड़े ठोस तरीके से पेश करने के लिए और मैक्सिमम टैक्स जो आप ले सकते हैं कौम के लिए, ये बहुत बड़ा मार्का होता है। तो मैडम कोई मशवरा दिया प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी? जारी बात है आप हिस्सा हैं, आप ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, क्योंकि तमाम आईनी इदारे जो है वो आपके पास हैं, आईनी ओहदे आपके पास हैं। तो कोई मुशावरत मैडम PM के साथ जरदारी साहब की? या सुनिए, ये जो है ना स्टेटमेंट, इसको मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं। जी। हम का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट काबीना है, हम उनके इत्तेहादी हैं। हमने उनको वोट दिया है और जहां उनको जरूरत होगी ऐसे इक़दाम में जो कौम की बेहतरी के लिए, वहां अभी तक का फैसला है, लिहाजा वो कोई मसला नहीं है। मगर देखिए, इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और जिसको वो ये जिम्मेदारी तफवीज़ करेंगे, बेसिकली उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी कौम के आगे। अभी तक हमसे कोई उन्होंने मशवरा नहीं मांगा। जब वो मांगेंगे, देखिए हमारे पास इस वक्त तक एक आईनी ओहदा है सदर मुमलिकत का। ठीक है, सदर मुमलिकत वो अपनी जो उनकी एक अपनी आईनी हदूद है उसमें तो उनके रोल महदूद है, लेकिन चूंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब है और आपने देखा जैसे ही वो उन्होंने हल्फ उठाया और उन्होंने अपनी जो है अपने मामलात का आगाज किया, अपनी ऑफिशियल जिम्मेदारियों का, तो बहुत से ममालिक ने उनको वेलकम किया, जिसमें एक बड़ा नाम चीन का है। जी। अब आप याद करेंगे कि सदर जरदारी ने अपने पिछले दौर में भी चीन के साथ ताल्लुकात बनाए, और इन हालात में पिछले चंद सालों में चीन के साथ हमारी वो रिवायती जो गर्म जोशी थी वो नहीं रही। यहाँ मैं कहूंगी कि सदर जरदारी साहब, मुझे इसमें थोड़ी उम्मीद नजर आती है इस मामले में कि चीन के साथ अगर हमें
जो है कुछ रिलीफ और कोई रियायत और कुछ मदद ले वहां से लेकर देने में सदर जरदारी का अहम किरदार अदा हो सकता है। ठीक है। क्योंकि जो उनके चीनी लीडरान और चीन के साथ उनकी एक, हमारी तो वैसे ही रिवायती पार्टी के लिहाज से भुट्टो साहब के जमाने से है, लेकिन उसको एक नई जहर पर जरदारी साहब ले गए हैं। वह जरूर मैं समझती हूँ कि जरदारी साहब कारामद होंगे, कामयाब होंगे, ठीक तो है। चीन की तरफ से लेकर दें। ठीक है मैम, आपने ठीक कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट होती है और आप काबीना में शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इत्तेहादी हैं, आप जो है वो मुशावरत दे रहे हैं, अपना जो है वो कंधा दे रहे हैं नून लीग को। तो कहीं अगर लेटर ऑन कोई ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को कि आपकी शमूलियत ज़रूरी हो जाती है, मसाइल हल नहीं हो पा रहे या हुकूमत को आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर क्या क्वेश्चन तो है कैबिनेट में कि आप उसका हिस्सा बन सकते हैं? तो देखिए, अभी ये फैसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का फैसला कब तक काबीना का हिस्सा ना बनेगा। अभी तक तो हमारा आज तक यही जो हमने पहले दिन से स्टैंड किया था वो ये है। अब इस मौके पर हमने अगर बनना होता तो हम इस वक्त तक आज जो हल्फ बता रही थी उसमें कई वजीर हमारे होते, लेकिन हमारा फैसला ये था कि हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना। हमने जो आईनी होते हैं उनके लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। वो पहला मार्का जो है वो आपने देखा कि हल हो गया खुश रसूली से, और सदर जरदारी साहब जो है भारी अक्सरियत के साथ सदर मुमलिकत बन गए। अब बाकी जो है वो भी ऐसे ही लगता है कि वो इसी तरह हो जाएंगे, लेकिन उर्दू की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ है, काबीना की जिम्मेदारी मुख्तलिफ। वजारत खारजा, वजारत खजाना, इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हुकूमत के पास होती है, दिफा की, खारजा की, ये आपकी फाइनेंस, इसका खजाना, ये तमाम मिनिस्ट्रीज जो है ये तो हुकूमत चलाती है, यही हुकूमत की बैकबोन होती है। ये सारी जो मिनिस्टर्स हैं ये PMN से होंगे। अब अगर जाहिर है हमें ऐसा लगे कि कोई ऐसे मामलात हो रहे हैं जो ऐसे नहीं होने चाहिए, जिससे लोगों पर बोझ पड़ रहा है, हम जरूर उनसे कह तो सकते हैं कि भाई आप इस पे नजरसानी करें। अगर वो चाहें कोई मशावरत तो वो भी जाहिर है होगी, क्योंकि ये एक जाहिर है माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो इसमें सबकी मुशावरत से चलना पड़ेगा। लेकिन अभी का आज हल्फ उठाया इस वक्त, तो मैं इस पे अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, तो इस वक्त तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन IMF तो करीब है, वो आ रहे हैं, और जब वो आएंगे तो आपको और हमें दोनों को फिर समझ आएगी कि क्या बातचीत हो रही है। लेकिन मैम, जारी बात है, जो अवाम के मसाइल हैं तभी हल होते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम हो, सियासी इस्तेकाम हो, माशी इस्तेकाम हो। तो हम देखते हैं कि एक तो पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की शक्ल में आपको बड़ी मजबूत अपोजिशन का सामना, जो शायद पार्लियामेंट को चलने नहीं दे पा रही दे रही, और फिर सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है। कल भी हमने देखा कि पूरे मुल्क में इस्लामाबाद समेत, लाहौर समेत और बाकी जो शहर हैं उनमें एहतजाज किया तहरीक इंसाफ ने, जिनका कहना है कि वो इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है कि ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, इलेक्शन कमीशन का फोरम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम मौजूद है, तो ये मसाइल सड़कों पर हल होंगे या पार्लियामेंट में हल होंगे? देखिए, मैं किसी को ये तो नहीं कह सकती कि कोई सड़कों पे आके एहतजाज नहीं कर सकता। अगर हम जमहूरी सोच रखते हैं हम ये बात नहीं कह सकते, ना मैं कहूंगी कि कोई सड़कों पे ना आए, लेकिन सड़कों पे आना और 9 मई करना दो अलग अलग वाकयात है, दो अलग अलग तरीके हैं। अब वो रास्ता उनका है, ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुने। लेकिन पार्लियामेंट में भी मैं समझती हूँ, मैं मौजूद थी जब ये कल सदर मुमलिकत का जब जिस दिन इंतखाब हुआ और फिर कल हल्फ हुए। खैर, जिस दिन इंतखाब हुआ उस दिन PTI जरूर आई है, लेकिन वो जो उनकी एक रिवायती जो तरीका होता है उसमें मुझे बहुत ठंडक नजर आई। वो उस तरीके से चार्ज नहीं थे, और जिस वक्त अनाउंसमेंट हो रही थी रिजल्ट की, बाय दैट टाइम उनके बहुत से लोग चले भी गए थे। तो मुझे तो कल कोई चंद नारों के अलावा कोई ऐसी कदगन पार्लियामेंट में नजर नहीं है। हो सकता है कल को, और इसी तरह एहतजाज जो आपने कहा उसमें जो नंबर्स थे वो जाहिर है इतने ज्यादा नहीं थे। उसका मैं समझ भी आती है कि उनके जो लीडर हैं कैदी नंबर 804 वो अभी बाहर नहीं आए, तो जब वो बाहर आए तो शायद इसमें वो कुछ बेहतरी पैदा करें अपनी जमात के अंदर। लेकिन इस वक्त जो उनकी कारकर्दगी थी जो मैंने देखी सदारती इंतखाब की वक्त, वो कोई ऐसी बहुत जारहाना नहीं थी। और कल जो एहतजाज हुए हैं वो भी बस हो गए, उनको
मेरे ख्याल में तो इतने लोगों को पकड़ना भी नहीं चाहिए था, किसी को अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए था, बस हो गए थे उनको अरेस्ट करके बिला वजह ही वो तो ट्रैक्शन दी गई तो मंशूर की जरूरत। जब बात करते हैं मैडम, जब मंशूर की बात करते हैं तो जारी बात है आपका एक मौक़िफ़ है कि हमारी हुकूमत नहीं है, वफाक के अंदर हम जो मंशूर है पीपल पार्टी का उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन सिंध गवर्नमेंट आपके पास है, तो सिंध में जो हालत है लोगों की, वहाँ पर उनके मसाइल हल करने के लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ प्लान्स हैं? भाई मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा मंशूर जो है वो सिंध में ही जी। सबसे पहले वफाक में हम अपने मंशूर को अमल दरामद कराने के लिए जरूर कहेंगे ना, हम पार्टनर्स हैं, हम्म। हमने वोट दिए हैं, तो हम अपना मंशूर जो है उस पर जिस हद तक अमल दरामद हम जरूर कराएंगे, वो कि हुकूमत हमारी नहीं है। अभी सिंध में तो देखिए एक बड़ा भारी मैंडेट आया है, तो अभी तो कुछ दिन भी नहीं हुए, तो अभी काबीना भी नहीं बनी इस वक्त, मेरे ख्याल में ये प्रीमेच्योर क्वेश्चन है। लेकिन सिंध के हालात जो है उस पर ऐसा कोई सिंधी अवाम को अगर कोई खास तशवीश होती तो फिर ये रिजल्ट ना आते जो अभी आए। सिंध में तो एक जो है वो ना कोई जाना, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इंतखाब के दौरान सिंध की है, समेत इमरान खान साहब के कभी सिंध की तरफ रुख करने का सोचा ही नहीं। ये सारी पावर जो होती है तो वो पंजाब के इर्द गिर्द ही रहती है, वो उधर से बाहर जवाब जो है कम कर। ठीक है, थैंक यू मैम, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये थी सेनेटर परवशा जो पीपल पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर रही थी कि पीपल पार्टी जो है हुकूमत में नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकती कि अवामी मसाइल हल करने के लिए उनका क्या किरदार हो सकता है। हम सिर्फ कह सकते हैं, हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम, और ये हमने मौक़िफ़ रखा आपके सामने, पीपल पार्टी का भी, तहरीक इंसाफ का भी, नून लीग से भी बात हमने की, लेकिन फ़ैसला आपने करना है कि कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन ठीक है, कौन गलत है, ये फ़ैसला आपका है। ये था प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।